हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस देख ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे। और ऑनलाइन क्लासेस में अपन रेगुलर जो है 12वीं क्लास का टॉपिक केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों से भी उम्मीद यही की जा रही है कि आप लोग भी घर पर रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे, साथ ही नोट्स भी बना रहे होंगे। आपकी जो ऑनलाइन क्लास दी जा रही है उसमें जो अपन पढ़ रहे हैं उसके रेगुलर नोट्स बनेंगे, तभी वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो आप लोगों से हम इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, पर आप लोगों के कमेंट देखकर ये अच्छा लगता है कि आप लोग जो हैं वो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। साथ ही आप लोग जो हमें फीडबैक दे रहे हैं उसको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग घर पे बैठ के उतना ही सक्रिय होकर स्टडी कर रहे हैं जितना सक्रिय होकर आप स्कूल में भी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। बहुत ही अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए और 12वीं के स्टूडेंट के लिए तो जरूरी भी है ना। तो अब आज अपन जो है आगे का टॉपिक अपना ही रसायन विज्ञान का ही अपना सेकंड चैप्टर जो चल रहा था बेटा विलयन, उसके अंदर अपन ने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। अब तो जो अपना चैप्टर है वो खत्म होने के लाइन पे आ चुका है, यानी कि अपन अब डेडलाइन क्रॉस करेंगे। तो उसमें ही अपन ने पीछे जो है अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे बेटा। आपको मालूम है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, मैंने पीछे ही बताया है। किसी भी विलयन जो होता है उसकी गुणधर्म यदि विलायक के गुणों पर निर्भर करता है तो वो क्या कहलाते हैं, उसी विलायक के गुणधर्म कहलाते हैं। उसके बाद अपन ने विलायक के जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसके अंदर पढ़ा था वाष्पदाब अवनमन, उसके अपेक्षिक अवनमन वाष्पदाब में। उसके बाद पढ़ा था आपने क्वथनांक उन्नयन, और तीसरा टॉपिक अपन ने पीछे का जो वीडियो पढ़ा था डिस्कस किया था उसके अंदर पीछे की वीडियो में वो था आपका हिमांक अवनमन, उसकी डेरिवेशन, उसका ग्राफ, सब कुछ आपको अच्छे से समझाया गया था। तो थोड़ा सा ध्यान करके सक्रिय होकर आप पढ़ रहे हैं और इसी जोश के साथ आप रेगुलर क्लास अटेंड करें। तो आगे का टॉपिक आज शुरू करते हैं बेटा। अपना टॉपिक है आज का परासरण दाब, जो कि आज के प्रकरण में लिखा गया है। तो परासरण दाब क्या होता है, ये किस प्रकार से अपन रेगुलर लाइफ में जो अपनी डेली की रूटीन लाइफ है उसमें भी कई जगह अपने को देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है अपना परासरण दाब। तो बेटा सबसे पहले तो आज अपन परासरण दाब से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ है उसमें किस प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। तो जनरली दो प्रकार की क्रियाएं होती है, विसरण और परासरण। थोड़ा सा ध्यान करेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे समझ में आए कि विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान करिए, पढ़ेंगे तो अपने को ये दोनों चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। जनरली ये टॉपिक जो होते हैं वो बायोलॉजी पे डिपेंड होते हैं, पर केमिस्ट्री में तो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री भी है, बायोकेमिस्ट्री भी होती है, और फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चारों प्रकार की केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो अपन आज विसरण क्या है और परासरण क्या है, तो इनको थोड़ा सा कंपेयर करके यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अपन लेते हैं एक पात्र, है ना। मैं दोनों साइड बना देती हूँ, एक एक पात्र बना दिया है। इस पात्र के अंदर अपने ने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी है। कैसी झिल्ली? अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसे या फिर आप चयनात्मक झिल्ली भी कह सकते हैं। तो ये आपकी एक झिल्ली हो गई, अर्ध पारगम्य झिल्ली। पात्र के अंदर अपन ने अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, जो क्या होते हैं, सेलेक्टेड विलय के जो कण होते हैं उन्हें ही आदान प्रदान करने का कार्य करती है अर्ध पारगम्य झिल्ली।
नाम वैसे भी सुन रखा होगा अर्धपारगम्य झिल्ली का, इसे अपन चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, राइट। अब अपन ने क्या किया बेटा, एक तरफ तो अपन ने डाल दिया विलायक जो शुद्ध है, तनु भी है, यहां डाल दिया विलायक जो शुद्ध है और तनु है, और एक तरफ डाल दिया अपन ने क्या बेटा, विलियन। मैंने डायग्राम से ही आपको शो हो रहा होगा, एक डाइल्यूट फॉर्म में दिखाई दे रहा है और एक कंसंट्रेट फॉर्म में, यानी एक की सांद्रता ज्यादा है कि कम है, ये है आपका विलियन। विलियन मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए, इसके अंदर विलय मिला हुआ है, ठीक है, विलय प्लस विलय, तो ये हो गया आपका विसरण। अब इसमें भी सिमिलर अपन लिख देते हैं, ये भी अपना क्या है विलायक, और ये अपना क्या है बेटा इस तरफ विलियन। क्या है ये इस तरफ विलियन, जिसकी सांद्रता क्या होती है ज्यादा, विलियन, इसकी सांद्रता अधिक है, ठीक है। और ये इस तरफ विलायक जो है वो क्या है तनु, यानी इसकी सांद्रता क्या है कम, ठीक है। इस तरफ सांद्रता ज्यादा और इस तरफ सांद्रता क्या है बेटा कम। बात समझ में आ गई होगी। अब विसरण क्या है, जब कोई भी विलयन में उपस्थित कण अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं, अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जब किसी विलायक व विलयन के कणों को यदि देखा जाता है तो विलयन के कण जो कि उच्च सांद्रता में है विलायक की ओर गमन करते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं विसरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलयन के कण जब गमन करते हैं तो इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। विसरण किसे कहते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलयन के कणों का गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अपन होली के दिनों में कलर खेलते हैं, राइट। आप लोग जो गाढ़ा कलर होता है ना, सूखा कलर आपके पास होता है, जिसे अपन ये कहते हैं कि जो एक बार लग जाता तो उतरता नहीं है ना, वो पक्के कलर जो आते हैं आपके, उन पक्के कलर की थोड़ी सी मात्रा डिब्बी में आती है ना, एक छोटी सी डिब्बी में, उसको अपन एक बाल्टी पानी के अंदर क्या कर लेते हैं डालते हैं। एक बकेट पानी, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पक्का कलर लिया और पक्का कलर रंग लेकर के उसके अंदर डाला, तो इसकी सांद्रता तो क्या है अधिक, सांद्रता क्या है अधिक, और ये क्या है तनु। अब ये अधिक सांद्रता वाला किसमें मिल रहा है, तनु विलयन में, यानी कि विलयन जिसकी सांद्रता अधिक है वो विलायक जिसकी सांद्रता कम है उसमें जब डाला जाता है तो ये पूरे के अंदर घुल जाता है, यानी पूरा का पूरा पानी उसी कलर का हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या नाम दिया बेटा, विसरण कहा गया। बहुत ही अच्छे से हम क्लियरली इससे समझ सकते हैं। अगला अपना टॉपिक है, ये तो आपका क्या हुआ विसरण की परिभाषा। अब अपना टॉपिक जो है अगला वो क्या है परासरण। परासरण क्या है, परासरण को अपन समझने के लिए एक काम करते हैं कि परासरण की क्रिया को भी समझ लेते हैं, पर विसरण का डायरेक्ट विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है, परासरण। किसका उल्टा होता है, विसरण का। ये क्या है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। बात समझ में आ गई होगी राइट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें विलायक के कण विलय के अंदर आते हैं, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के, और यदि विलायक के कण
गमन करते हैं तो इस थेरेपी को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परासरण कहते हैं। परासरण किसे कहते हैं? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कणों का गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर किस माध्यम से? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यही क्या? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसका गमन? विलयन के कणों का गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो ये था आपका परासरण व विसरण की परिभाषा, साथ ही उसके डायग्राम के साथ में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका इसी तरह से नोट्स बना सके। परासरण और विसरण किसे कहते हैं? चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज आपका जो अपना प्रकरण लिखा गया है वो क्या है आपका? परासरण दाब। परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब होता क्या है और इसको अपन विलयन के अंदर कैसे यूज में लेते हैं? थोड़ा सा ध्यान करेंगे। परासरण दाब को पहले तो डायग्राम से समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी परिभाषा को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा, सबसे पहले परासरण दाब क्या होता है तो इसे अपन समझते हैं। अपने पास एक बड़ा पात्र है जिसके अंदर अपन ने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। ये क्या है आपकी? अर्धपारगम्य झिल्ली। बात समझ में आ गई होगी। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम्य झिल्ली विलय और विलायक के अंदर के जो कण होते हैं उनको आने जाने के लिए परमिशन देती है। अब यहां पर तो अपने पास क्या है? विलायक के कण, ये विलायक, और इस तरफ क्या है अपने पास? विलयन के कण जो कंसंट्रेट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी सांद्रता अधिक है। विलायक जो है उसकी सांद्रता क्या है? कम है, विलायक। ठीक है, और ये क्या है आपका? विलयन। ध्यान करेंगे सब भैया बहने। विलायक और ये क्या है? विलयन। ये क्या है? तनु, और ये क्या है? सांद्र। बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं? एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और अपन ने इस पिस्टन को, एक पिस्टन यहां भी लगा दिया, दोनों बराबर में लगा दिए। ये है आपका P1 पिस्टन, ये है आपका P2 पिस्टन। ध्यान देंगे सब, अच्छे से समझेंगे। परासरण दाब क्या है? हमने क्या किया? इसके ऊपर दाब डाला। जैसे ही दाब डाला तो विलायक के कण किस ओर गमन करेंगे? विलयन की ओर, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। निम्न से उच्च सांद्रता की ओर लिख दिया, ये उच्च सांद्रता में आ गया। जब निम्न से उच्च की ओर गमन करेंगे तो ये पिस्टन जो P2 है ये ऊपर की ओर खिसकना शुरू कर देता है। कर दिया, ये हो गया P2 डैश, और ये नीचे आना शुरू कर दिया, ये हो गया P1 डैश। यानी कि जब P1 के ऊपर दाब डाला गया तो विलायक के कण विलयन की ओर गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। लेकिन जब, ये तो परासरण हो गया, लेकिन जब P2 को पुनः मूल अवस्था में लाया जाता है, किसको बेटा? P2 को पुनः मूल अवस्था में जब लाते हैं तो जब इसके ऊपर दाब डाला जाता है तो विलायक के कणों पर विलयन के कणों के द्वारा एक दाब डाला जाता है
जिसके कारण विलायक के कणों को विलयन की तरफ आने से रोका जाता है। मैं वापस बोल रही हूं, ध्यान देंगे। जब P2 डैश को पुनः P2 अवस्था में लाया जाता है तो उस दौरान इसके ऊपर लगने वाले दाब के कारण क्या करता है, विलयन के कण विलायक के कणों पर एक दाब डालती है। किसके कारण? विलयन के कण, विलयन के कण किस पर दाब डालती है? विलायक के कणों पर, विलायक के कणों पर दाब डालती है। इस दाब को ही क्या कहते हैं आप? परासरण, परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब किसे कहते हैं? जब विलायक के कणों पर विलयन के कणों के द्वारा दाब डाला जाता है, जिसके कारण विलायक के कणों को विलयन के कणों की तरफ आने से रोका जाता है। इस प्रकार विलायक के कणों पर महसूस किया जाने वाला दाब क्या कहलाता है बेटा? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब की परिभाषा समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस परिभाषा को मैं लिखकर बता देती हूं कि परासरण दाब किसे कहते हैं। विलायक के कणों पर विलयन के कणों के द्वारा डाला जाने वाला दाब, डाला जाने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है, कहलाता है। परासरण दाब की परिभाषा समझ में आई। इसका आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे और ऐसा का ऐसा डायग्राम आप अपनी कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर बनाएंगे। ये क्या है आपका? परासरण दाब। थोड़ा सा ध्यान देंगे, परासरण दाब जो होते हैं इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? परासरण दाब को पाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे अपना अगला टॉपिक है परासरण दाब के द्वारा विलय के कणों का अणुभार ज्ञात करना। किसका अणुभार? विलय के कणों का अणुभार, अर्थात किसी भी शुद्ध विलायक में कितने विलय मिलाए गए हैं। तो विलय को मिलाए गए हैं तो उसके अणुभार की गणना करनी है। यानी कि अपना टॉपिक क्या है? परासरण दाब से विलय के अणुभार की गणना। सही है। अब ये अणुभार की गणना कैसे करेंगे? तो कोई भी अगर विलय किसी विलायक के अंदर डालते हैं तो जैसे ही विलय को विलायक के अंदर डाला जाता है तो उस दौरान उसके कण उसके ऊपर एक दाब डालते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। यानी कि विलय को जब विलयन में मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और विलायक की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उच्च सांद्रता वाले निम्न सांद्रता की ओर उसके ऊपर एक दाब डालते हैं। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब दाब डाला जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? परासरण दाब कहते हैं। इसके लिए इस समीकरण को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है वॉन हॉफ। वॉन हॉफ ने कहा कि किसी भी विलयन के लिए परासरण दाब है तो किसी भी गैसों के लिए भी क्या ज्ञात किया जा सकता है? गैसों के लिए भी परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी
किसी भी विलयन को जब अपन क्या करते हैं, विलायक के अंदर विलय को डालते हैं तो उसका परासरण दाब ज्ञात करते हैं। तो उन्होंने दो नियम दिए। पहला नियम क्या दिया बेटा? पहला नियम दिया वॉन्ट ऑफ बॉयल का नियम। वहीं दूसरी ओर दिया वॉन्ट ऑफ ताप का नियम। ध्यान करेंगे, बॉयल का नियम जो था वो हम 11वीं में पढ़ के आए हैं। किसी निश्चित सहती वाली गैस का यदि ताप स्थिर कर दिया जाए तो उसका दाब उसके आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हम पढ़कर आए हैं। यहां पर वॉन्ट ऑफ ने कुछ अलग तरीके से बताया। कहा निश्चित ताप पर किसी गैस का दाब, यानी कौन सा दाब? परासरण दाब। सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? गैसों के विलयन यदि आपके पास है तो निश्चित ताप पर किसी भी गैस का विलयन का दाब उसकी सांद्रता की क्या होगा बेटा? समानुपाती होता है। अर्थात पाई परासरण दाब समानुपाती सांद्रता मतलब C। अब इसको आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि सांद्रता जो होती है वो तनुता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1 तनुता, जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? V से। तो अपन क्या लिख सकते हैं? पाई समानुपाती 1/V। बात समझ में आ रही होगी। पाई समानुपाती 1/V। ये होगी आपकी समीकरण 1। आगे चलते हैं। वॉन्ट ऑफ ने ताप का नियम दिया। उनके अनुसार कोई भी गैस का जो विलयन है तो निश्चित ताप व दाब पर गैस का परासरण दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। आयतन के समानुपाती होता है। मतलब पाई समानुपाती V, या यूं कहें ये क्या है? समीकरण क्या है आपके? पाई समानुपाती V, तो सॉरी T ताप के समानुपाती है ना। निश्चित ताप व दाब पर गैस का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। तो पाई समानुपाती T। अब इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? समीकरण क्या हो गई? 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप भी अपने नोट्स में इसको ऐसे ही उतारें। आगे चलते हैं और अपन लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर समीकरण 1 क्या है? नीचे लिखी हुई है। समीकरण 1 व 2 को मिलाया तो क्या बना? पाई समानुपाती T/V। पाई बराबर ST/V। यहां पर S जो है वो विलयन स्थिरांक है। सॉल्यूशन कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान R जो गैस नियतांक है उसके समान होता है। गैस नियतांक के मान के बराबर होता है। गैस का मान क्या होता है? 8.134 जूल पर मोल पर केल्विन। राइट, ये क्या है? गैस नियतांक का मान है। गैस नियतांक का मान अच्छे से लिख लें ताकि आपको वो चीज पता रहे। गैस नियतांक का मान क्या होता है? गैस नियतांक का मान होता है आपके 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये क्या है? आपका गैस नियतांक का मान।
ये गैस नियतांक का मान यहाँ पर अपन ने जो लिखा है वो क्या है, आपका फॉर्मूला आया है, किस किस के बीच संबंध आया है, आपके ताप, आयतन और परासरण दाब के बीच, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, पाई V बराबर एस टी। ये हो गई आपकी एक समीकरण। ये समीकरण बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे कि आदर्श गैस समीकरण। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार आदर्श गैस समीकरण क्या कहती है बेटा, पीवी बराबर एनआरटी। मैं ऊपर लिख रही हूं आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, तो ये इसके जैसी तो है, तो पी की जगह तो अपन क्या लिख रहे हैं, पाई, तो अपन लिखते हैं आदर्श गैस समीकरण के अनुसार क्या होगा, पाई वी बराबर एन एस टी। एस क्या है, एक गैस स्थिरांक, यहां पर अपन पाई बराबर एन अपॉन वी एस टी भी लिख सकते हैं। यहां पर एन जो है वो गैसों के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या है। एन क्या है यहाँ पर, मोलों की संख्या, जिसे अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये विलय के मोलों की संख्या है बेटा, किसके, विलय, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, विलय का क्या, द्रव्यमान बटा उसका अणुभार, द्रव्यमान बटा अणुभार, वेट, मॉलिक्यूलर वेट आ गया एन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर एन की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा वी इंटू एस टी। इसके द्वारा अपन किसी भी गैसीय विलयन के कणों का या किसी भी द्रव्य विलयन के कणों का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, जो आज अपना हेडिंग था, परासरण दाब से विलय के कणों का अणुभार ज्ञात करना। तो विलय के कणों का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अपन और अच्छे से भी लिख सकते हैं, मैं इस तरफ बता देती हूँ लिखकर कि इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन लाएंगे इस तरफ एम बी बराबर, यहाँ क्या था, डब्ल्यू बी इंटू एस टी अपॉन पाई गुणा वी। इसके आधार पर अपन किसी भी गैस या द्रव्य विलयन के विलय के कणों का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था अपना परासरण दाब। परासरण दाब के साथ ही परासरण दाब के आधार पर विलय के कणों का अणुभार इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। अब अपना अगला लास्ट टॉपिक है परासरण दाब का, कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी परासरण दाब जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो परासरण दाब को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सम परासरी विलयन, परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन। आगे बात समझ में। समपरासरी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी विलयन है, विलय, विलयन व विलायक दोनों की सांद्रताएं क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों की सांद्रताएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। फिर हम कहते हैं अति परासरी विलयन। तो अति परासरी का मतलब होता है जिसके अंदर किसी भी क्या, विलयन के कण जो है, विलयन के कण, विलयन के कण विलायक के कणों की ओर अधिक गमन करते हैं। यानी कि जब विलयन के कण विलायक के कणों की ओर गमन करते हैं
तो इस प्रकार के विलयन को अति पराशरी विलयन कहते हैं। वहीं जब विलायक के कण किस तरफ बेटा विलयन की ओर गति करते हैं तो उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलायक के कणों का दाब विलय के कणों के दाब से अधिक होता है। विलायक के कणों का दाब विलयन के कणों के दाब से क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि जब अपन इस तरफ जाते हैं तो इनके ऊपर क्या लगता है? इनके ऊपर एक दाब लगाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अति पराशरी विलयन कहते हैं। अर्थात विलयन जो हैं उसके ऊपर विलायक जो हैं उसके कणों का दाब क्या होगा? विलयन इसके अंदर विलय है, ये विलय के जो कण हैं ये किसके ऊपर दाब अधिक डालेंगे बेटा? विलायक के कणों पर अधिक दाब डालते हैं। थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि किसी भी ऐसे विलयन जिसमें विलायक के कणों का दाब विलायक के कणों का दाब विलय के कणों पर क्या होता है? अधिक होता है। जो एरो का निशान आपको दिखाया दे रहा है वो thोड़ा सा क्लियर कर देती हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कोई भी विलय, ये तो है विलायक और ये है विलयन। जो पहले डायग्राम बनाया हुआ था वो सही था, उसी को वापस अपन, तो विलायक जो है उसका दाब किसके ऊपर अगर अपन देखें तो विलय के कणों पर अधिक होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? अति पराशरी विलयन। और वहीं पर अपन देखें कि अल्प पराशरी, तो इसके अंदर अपन कहते हैं कि जो विलायक के कण है उसके ऊपर दाब अधिक होता है। किसका? विलय के कणों के द्वारा। तो इसमें तो विलायक के कण दाब डाल रहे हैं और अल्प में विलय के कण अधिक दाब डाल रहे हैं। तो इस प्रकार अपना ये तीनों विलयनों का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। आपका ये परासरण का टॉपिक आज क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अच्छे से इनको रीड करेंगे, जैसे आपको बताया गया है वैसे ही इनको कॉपी के अंदर डायग्राम बनाकर अपन क्या कर सकते हैं? इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि अपने को लिखने का तरीका भी समझ में आए। तो कोशिश कीजिए कि आप घर पे इनके नोट्स भी तैयार करें और अच्छे से इनको याद भी करें, क्योंकि जब तक आप इनको नोट्स बनाकर याद नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। कोशिश कीजिए, जहां समझ में नहीं आता है, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट पे लिख के भेजें, उन डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू।